हिंद। यूपी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, आभार, वंदन एवं अभिनंदन। आज यूपी SSSC आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट का ये जो क्लास है, इसमें हम लोग आप लोगों के लिए MCQs लेकर के आए हुए हैं और एक एक प्रश्न का हम आप लोगों के सामने विस्तृत विवरण रखेंगे। चूँकि अभी जैसा कि जानकारियाँ प्राप्त हो रही हैं कि 7 जुलाई तक आप लोगों के सिलेबस डिक्लेयर होने वाले हैं, तो अब जो हम लोग आप लोगों को वीडियोज़, क्लासेस, PDF के माध्यम से अब तक पहुंचाए हैं, जो चीज़ें उनको थोड़ा सा MCQs के माध्यम से भी पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए कि आप लोग सबसे आगे रहें, सबसे मजबूत रहें और जब सिलेबस आए तो अफरा तफरी का माहौल आपके लिए न रहे। जब जानकारियां आपके पास रहेंगी, आप ज़्यादा पढ़े रहेंगे तो आप शांतिपूर्वक केवल अपने अध्ययन पर रहेंगे। नहीं तो सिलेबस आने के बाद अगर टाइम परीक्षा के बीच में कम रहता है तो कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। इसलिए बच्चों, आप लोग धैर्यपूर्वक जो भी क्लासेज हमारे हैं इनको पढ़ते रहें, जो पेड क्लासेज हैं उनको देखते रहें, निश्चित ही आप लोगों का कल्याण होगा। तो आज हम आप लोगों को अपने इस पहले MCQs का जो हमारा कक्षा है, इसमें हम आपको क्लास 1 में आयुर्वेद की भैषज कल्पना अर्थात भैषज कल्पना से संबंधित आप लोगों को MCQs उपलब्ध कराएंगे। आप लोग इस MCQs को करिए और हम इसका विस्तृत वर्णन भी आप लोगों के सामने रखेंगे। आप लोग इसको क्या कहते हैं, आप कमेंट के माध्यम से या जैसे भी हो इसके उत्तर देने का प्रयास करिएगा। अगर नहीं आता है तो हमने जो उत्तर बताया है, जो डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, उसको ध्यान से सुनने का प्रयास करें। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, भैषज कल्पना शब्द 2 शब्दों भैषज प्लस कल्पना से मिलकर के बना है। यहाँ भैषज और कल्पना का क्रमशः सबसे सरल अर्थ क्या है? अब देखो, प्रश्न तो एकदम सामान्य सा है, भैषज कल्पना। चूंकि ये पहला चैप्टर था, जो हमारे पेड क्लासेज में बच्चे हैं उन्होंने इसको बहुत अच्छी तरीके से देखा था, बहुत अच्छी तरीके से इसको पढ़ा है और मैं उम्मीद करता हूं कि उनको इसका उत्तर भी आ रहा होगा। अब इसमें पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है डॉक्टर और मरीज, दूसरा जो ऑप्शन दिया हुआ है जड़ी बूटी और सोचना, तीसरा उत्तर जो दिया हुआ है औषधि, दवा और निर्माण की विधि, और चौथा जो दिया हुआ है बीमारी और इलाज, और पांचवा जो दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। अब अगर आप लोगों को इसका आंसर जानना है तो एक बार आप लोग कमेंट में इसका उत्तर लिखिए और बताइए कि इसमें से क्या हो सकता है। आप अनुमान लगाइए, अगर आप पढ़े हैं तो आपको सही जानकारी है, आप सही पर टिक लगाइए और उत्तर देने का प्रयास करिए। तो जैसा कि अभी हम आप लोगों को यहाँ पर बता रहे हैं कि भैषज कल्पना क्या है। देखिए, अगर हम सही उत्तर की बात करें, आप लोग उत्तर लिखिए। देखिए, हम आप लोगों को बताते हैं कि भैषज कल्पना जो है ये डॉक्टर और मरीज तो कतई नहीं हो सकता है, जड़ी बूटी और सोचना तो कतई नहीं है, औषधि, दवा और निर्माण की विधि, यह सही है आपका, ये आंसर आपका सही है। बीमारी और इलाज भी नहीं हो सकता, इनमें से कोई नहीं हो सकता। मतलब इसमें जो आपको सही आंसर है वो औषधि, जिसको आप दवा कहते हो, और उसके निर्माण की विधि मतलब फार्मूलेशन मेथड, ये आपका सही उत्तर है। देखिए, जैसा कि आप लोगों को बता दें हम कि भैषज क्या है। ये शब्द आप देख रहे हो यहाँ पर भैषज लिखा हुआ है। भैषज जो है ये संस्कृत भाषा के भीषक धातु से बना है, जिसका मतलब होता है वैद्य। जिसका मतलब क्या होता है? वैद्य होता है। तथा यह भेषज से बना हुआ, क्या बना हुआ है? यह भेषज से बना हुआ है। अगर हम सरल भाषा में इसका डिस्क्रिप्शन देने की कोशिश करें तो हम बताएंगे आप लोगों को कि भेषज का मतलब होता है, भैषज का मतलब होता औषधि। क्या होता है? औषधि। इसका मतलब होता औषधि, अर्थात वह पदार्थ जो रोग को दूर करे, रोगी को स्वस्थ प्रदान करे और शरीर के दोषों को संतुलित करने का काम करे। मतलब इतना काम ये करता है। जैसे इसकी परिभाषा अगर हम जानने की कोशिश करेंगे तो ये है भेषजम नाम तद्दद रोगम जयति।
मतलब आप देखिएगा इसका, अर्थात जो रोग का नाश करे उसे भेषज या औषधि कहते हैं। इसका उदाहरण आप देखिएगा, जैसे आप देखते हो गिलोय है, हरितकी है, तुलसी है, सुगंधा है, त्रिफला है, ये सभी क्या हैं, ये सभी औषधियां हैं। और कल्पना का क्या अर्थ होता है? कल्पना का मतलब कभी भी सोचने से मत लगाइएगा बच्चों। अगर आप क्या कहते हैं आयुर्वेद पढ़ रहे हैं तो आयुर्वेद में आप कभी भी कल्पना का अर्थ सोचना से नहीं लगाना है। यहाँ पर कल्पना का मतलब होता है औषधि को तैयार करने की विधि, अर्थात जब किसी औषधि को जो उसका पंचविध कषाय होता है, चाहे वो स्वरस हो गया, कल्क हो गया, क्वाथ हो गया, हिम हो गया, फांट हो गया, अवलेह हो गया, घृत हो गया, तेल हो गया, इन रूपों में बनाया जाता है तो उसी को कल्पना कहते हैं। जब इन रूपों में बनाया जाता है तो इसी को क्या बोलते हैं? इसी को कल्पना कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए गिलोय से गिलोय क्वाथ, त्रिफला से त्रिफला चूर्ण, अश्वगंधा से अश्वगंधा घृत, तुलसी से तुलसी और स्वरस इत्यादि का निर्माण किया जाता है। अब भैषज कल्पना को आप समझिएगा, भैषज और कल्पना को औषधियों को विभिन्न रूपों में तैयार करने की कला को, विज्ञान एवं प्रक्रिया को भैषज कल्पना कहते हैं। सरल भाषा में यदि गिलोय एक औषधि है, भैषज है, तो उससे स्वरस बनाना, क्वाथ बना तो उससे स्वरस बनाना, क्वाथ बनाना, चूर्ण बनाना और घृत बनाना, ये सारी चीजें प्रक्रिया उसी से होती हैं। ये सभी क्या हैं? ये कल्पना है। ये दोनों का संयुक्त अध्ययन जो है वो भैषज, मतलब ये भैषज और कल्पना दोनों का ये जो इनका संयुक्त होता है अध्ययन, इसी को भैषज कल्पना के रूप में हम जानते हैं। आगे देखिएगा, इसलिए जो है हमने अभी जो आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों के सामने जो ऑप्शन थे डॉक्टर और मरीज, ये सर्वथा गलत है। फिर उसके बाद क्योंकि भैषज बराबर डॉक्टर नहीं होता और कल्पना का मतलब मरीज भी नहीं होता है, इसलिए पहला उत्तर गलत है। दूसरा उत्तर जड़ी बूटी और सोचना, जड़ी बूटी और आंशिक रूप से भ्रमित करने वाला विकल्प है। जड़ी बूटी तो हो सकता है लेकिन जड़ी बूटी और सोचना, ये मतलब आपको फंसा रहा। जड़ी बूटी और सोचना मतलब क्या कहते हैं, भैषज को जड़ी बूटी से और कल्पना को सोचने से, ये भ्रमित करने वाला उत्तर है। कदापि ऐसे उत्तरों से बचिएगा, इस पर निशान मत लगाइएगा, क्योंकि भैषज को जड़ी बूटी मान सकते हैं लेकिन कल्पना का अर्थ सोचना कतई नहीं हो सकता है। आयुर्वेद में कल्पना का मतलब होता है निर्माण विधि, इसलिए ये जो दूसरा ऑप्शन है ये गलत है। अब तीसरा ऑप्शन आप देखिएगा, औषधि, जिसको आप दवा और निर्माण की विधि, आप इसको क्या बोलते हो? निर्माण की विधि, आप इसको निर्माण की विधि कहते हो। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि भैषज का मतलब औषधि होता है और कल्पना का मतलब उसके निर्माण की विधि होता है, इसलिए ये उत्तर सही है। आप बीमारी और इलाज भी गलत है इसका, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है इसका। अर्थात परीक्षा में अगर आप इसको याद रखना चाहते हैं तो भैषज का मतलब औषधि, कल्पना का मतलब औषध निर्माण की विधि, मतलब फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन मेथड इसको बोलते हैं। भैषज कल्पना औषधियों को विभिन्न रूपों में तैयार करने का आयुर्वेदिक विज्ञान होता है। इस बात को आप लोग एक लाइन में समझिएगा कि औषधि को रोगी के उपयोग योग्य विभिन्न रूपों में बनाने की प्रक्रिया को भैषज कल्पना कहते हैं। हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि औषधि को रोगी, ध्यान से लिख लीजिए, रोगी के उपयोग योग्य विभिन्न रूपों में बनाने की प्रक्रिया को भैषज कल्पना कहते हैं, कल्पना कहते हैं। ये देख लीजिएगा, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अर्थात कहने का मतलब यह है, भैषज कल्पना विषय की सबसे मूल और महत्वपूर्ण परिभाषा मानी जाती है और ये आप लोगों का पहला उत्तर था। तो संभवतः आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। एक बार पुनः आप लोगों को बताना चाहते हैं कि यूपी SSSC आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट का हमारा ये बैच, जिसमें आप लोगों को हम वीडियो क्लासेज 10,000 प्लस MCQs PDF, क्लास PDF, डेली क्विज, ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराएंगे। आपको टेलीग्राम पर सारे मटेरियल, सारे मसाले मिल जाएंगे। आप लोगों को अगर ज्वाइन करना है तो हमारे नंबर 90 26 92 73 15 पर कांटेक्ट करके इसको पेड क्लास ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। एक और पुनः आप लोगों को दूसरे क्वेश्चन पर लेकर के चल रहे हैं। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और इसको समझने का प्रयास करिएगा। जो लोग हमारा पहला पेड क्लास देखे थे उन लोगों को इसके उत्तर बिल्कुल मुंहजबानी याद होंगे, इसमें दो राय नहीं है। भैषज कल्पना का आधार पंचविध कषाय कल्पना क्या है? भैषज कल्पना का आधार पंचविध कषाय कल्पना को माना जाता है। इसमें सबसे भारी गुरु
पचने में सबसे कठिन जिसको बोलते हैं, भारी का मतलब गुरु बड़ा, पचने में सबसे कठिन, और सबसे हल्की लघु, पचाने में सबसे आसान। कल्पना क्रमशः कौन सी हो सकती है, कौन सी है? आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए और इसका उत्तर खोजने का प्रयास करिएगा। वैसा देखिएगा, अब इसमें आप देखिए पहला जो ऑप्शन है स्वरस सबसे भारी और फांट सबसे हल्की। दूसरा क्वाथ, इसमें दूसरा क्वाथ है, क्वाथ सबसे भारी और सबसे हल्की। उसके बाद हिम है सबसे भारी, हिम सबसे भारी और स्वरस सबसे हल्की। कल्क सबसे भारी और क्वाथ सबसे हल्की। इनमें से कोई नहीं। ये 5 ऑप्शन आप सबके नीचे दिए, आप सबको दिखाई पड़ रहे होंगे, और इसको आप लोग इसका उत्तर कमेंट के माध्यम से देने का प्रयास करें। संभवतः आप लोगों को इसका उत्तर आ रहा होगा, और हम आप लोगों को इसका उत्तर बताएं कि स्वरस जो है सबसे भारी और फांट सबसे हल्की होती है। ये सही है। पहला ऑप्शन इसमें जो दिया हुआ है ये सबसे ज़्यादा यही सबसे इम्पोर्टेंट, क्या कहते हैं, सबसे यही सटीक बैठ रहा है कि स्वरस सबसे भारी होता है। स्वरस, अब देखिएगा इसका एक प्रमुख श्लोक था, स्वरसः कल्कः क्वाथश्च हिमिः। आप लोगों को बताएं, हाँ आप लोगों को बताएं, स्वरस कल्कः क्वाथश्च हिमिः फांट स्थैत च पंचधा कषाय कल्पना प्रोक्ता वैद्य प्राचीन के। कहने का मतलब यह है कि आयुर्वेद में औषधियों को तैयार करने की 5 मूल विधियां, जिसको पंचविध कषाय कहते हैं, इसी को कषाय कल्पना कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? कषाय कल्पना कहा जाता है। तो औषधियों को तैयार करने की जो 5 विधियां हैं, वो कौन कौन सी, जो 5 कल्पनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? पहला आपका स्वरस है, पहला क्या है? स्वरस है। दूसरा क्या है आपका? दूसरा आपका कल्क है। तीसरा आपका क्या है? क्वाथ है। चौथा आपका क्या है? फांट है। और पांचवा आपका क्या है? हिम है। ये 5 जो हैं ये इसी को पंचविध कषाय कहते हैं। अब इसमें जो है, इसमें देखिएगा आप लोग क्रमशः जो स्वरस होता है, मतलब इनका क्रम देखिएगा, जो स्वरस आपका होता है ये सबसे भारी है। क्या है ये सबसे भारी होता है, अर्थात कहने का मतलब है कि पचने में सबसे भारी होता है। दूसरा कल्क है, ये गुरु होता है, मतलब कुछ बड़ा होता है। उसके बाद क्वाथ जो आता है आपका, क्वाथ ये जो है ये मध्यम होता है। क्या होता है? ये मध्यम होता है। उसके बाद आपका फांट आता है, फांट सबसे लघु होता है, ये सबसे लघु होता है। क्या होता है ये सबसे लघु है, सबसे छोटा होता है, मतलब बहुत सबसे हल्का होता है। और हिम जो होता है ये हल्का होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसके क्रम को छोड़ दें, मतलब हिम को ऊपर कर दें और फांट को नीचे कर दें, तो सबसे भारी गुरु, मध्यम, उसके बाद हल्का, उसके बाद सबसे लघु। तो कहने का मतलब प्रश्न क्या था आपका प्रश्न क्या था कि भैषज कल्पना का आधार पंचविध कषाय कल्पना को माना जाता है, जिसमें सबसे भारी गुरु, पचाने में सबसे कठिन, और सबसे हल्की लघु, पचाने में सबसे आसान कल्पना कौन सी है। तो इसमें जब आप इसका अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि स्वरस ये सबसे भारी होता है और फांट जो होता है ये सबसे हल्का होता है। अर्थात इसको याद करने की ट्रिक आप लोग लिख लीजिएगा कि स्व कल, नोट कर लीजिएगा, स्व कल क्वा ही फा, ही फा। ये इस आप लोग इसका ट्रिक है, ये इसका ट्रिक आप लोग एक बार याद कर लीजिएगा तो आपको भूलेगा नहीं। इसलिए स्वरस सबसे गुरु क्यों होता है? इसलिए क्योंकि ताज़ा औषधियों को कूट करके उसका रस निकाला जाता है। जैसे तुलसी का रस हो गया, अदरक का रस हो गया, गिलोय का रस हो गया, इसमें ताजी ले आकर के कूट करके और उसका रस निकालते हैं और ठीक वैसे ही पिला देते हैं जैसे वो मिला है। गुरु होने का कारण स्वरस में औषधि का संपूर्ण सार है, इसलिए कि जब किसी चीज़ को कूटते हैं तो उसका जितना सार होता है उसी में निकल जाता है, तो उस द्रव्य में उसके सक्रिय तत्व तो सबसे ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो भारी होता है, पचने में शक्तिशाली होता है, सघन होता है, पचने में अपेक्षाकृत कठिन होता है। इसलिए आप लोग इसको स्वरस को आप ये मान लीजिएगा कि ये सबसे भारी होता है, सबसे गुरु होता है। और फांट सबसे लघु क्यों माना जाता है? फांट इसलिए क्योंकि जिस भी औषधि को फांट बनाना है उसको कूट करके दरदरा कर लेते हैं और एक बार गर्म पानी में ढक करके 30-35 मिनट रख देते हैं और छान करके जो है उसको फिर पी लिया जाता
जाता है। तो अब ऐसी चीज़ें ये सबसे हल्का होता है। जैसे आपका धनिया का फांट हो गया, जीरा का फांट हो गया, इसलिए सबसे छोटा है क्योंकि इसमें औषधि की सबसे कम मात्रा निकलती है, भारी अंश होते ही नहीं है और पचने में बहुत आसान होता है, इसलिए फांट को सबसे लघु माना जाता है, सबसे लघु माना जाता है। आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा कि इसीलिए हमने इसको स्वरस को सबसे भारी और फांट को सबसे हल्का माना है, क्योंकि बाकी के सारे ऑप्शन और गलत है। क्वाथ सबसे भारी और कल्क सबसे हल्की, गलत, क्योंकि क्वाथ जो होता है ये मध्यम होता है और कल्क जो होता है ये गुरु होता है। हिम सबसे भारी, हिम क्या होता है, हिम सबसे हल्का होता है और स्वरस सबसे भारी होता है। कल्क जो होता है, कल्क गुरु होता है और क्वाथ जो होता है ये मध्यम होता है। तो कहने का मतलब है बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं, केवल ऑप्शन आपका पहला सही है, ए सही है, स्वरस सबसे भारी और फांट सबसे हल्की होती है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग आते हैं। जब हम किसी ताजी हरी जड़ी बूटी जैसे तुलसी या गिलोय को कूट कर या मिक्सी में पीस कर शुद्ध रस निचोड़ कर निकालते हैं, शुद्ध रस को निचोड़ कर निकालते हैं, तो आयुर्वेद में इस दवा रूप को क्या कहा जाता है? अब देखिएगा एकदम मज़ेदार क्वेश्चन, ये हमने अपने पहले जो हमारा क्लास था, पेड क्लास था, उसमें हमने इसको बहुत भयंकर तरीके से आप लोगों को पढ़ाया था। मतलब एकदम जितना ताकत हो सकती थी उतना ताकत लगा करके हमने आप लोगों को समझाने और बताने का प्रयास किया था। आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। जब हम किसी जड़ी बूटी, किसी ताजी हरी जड़ी बूटी जैसे तुलसी हो गया, गिलोय हो गया, को कूट कर या मिक्सी में पीस कर उसका शुद्ध रस निचोड़ कर निकालते हैं, तो आयुर्वेद में इस दवा के रूप को क्या कहते हैं? अभी हमने आप लोगों को बताया। क्वाथ दिया हुआ है, स्वरस दिया हुआ है, कल्क दिया हुआ है, फांट दिया हुआ है, इसमें से कोई नहीं। आप लोग इसमें से बताएं कि इसमें से कौन सा है। आप ध्यान दे दीजिए, जब किसी भी जड़ी बूटी को आप खेत से उखाड़ करके, अपनी बगिया से उखाड़ करके, क्या कहते हैं, अपने क्यारियों से उखाड़ करके ले आते हैं या बाजार से खरीद करके ताजी ले करके आते हैं और उसको कूट करके और उसको गार करके, कपड़ छान करके उसका जब रस निकालते हो, तो वो जो रस कहलाता है वो हमेशा स्वरस होगा बच्चों। वो क्या होता है? वो स्वरस है। और पंचविध कषाय का वो पहला पॉइंट है, पंचविध कषाय का वो पहला पॉइंट होता है। क्वाथ नहीं हो सकता, ये तीसरे नंबर पर आता है, कल्क दूसरे नंबर पर आता है और फांट आखिरी नंबर पर आता है। तो इसमें जो आप लोगों को उत्तर मिलेगा वो आप लोगों को स्वरस मिलेगा। तो हम आप लोगों को बताएं कि इसमें कूट करके निकाला जाता है इसका रस, इसलिए इसको बोलते हैं। अब इसमें इस प्रश्न को समझने का प्रयास करिएगा। जैसे ताजी हरी जड़ी बूटियां जो हैं, इनको कूटना, पीसना, रस निकालना और शुद्ध प्राप्त करना, इन शब्दों को पढ़ते ही हम समझ जाते हैं कि ये किसकी बात कर रहा है। ये स्वरस कल्पना की बात कर रहा है। किसका? स्वरस कल्पना की बात हो रही है यहाँ पर, इसलिए आप लोगों को ये उत्तर आप लोगों का सही है। अब स्वरस क्या है, ध्यान दीजिएगा। स्वरस क्या होता है, इसमें हम आप लोगों को और क्लियर कर दे थोड़ा सा। स्व और प्लस रस, स्व और प्लस रस। आप देखिएगा, स्व का मतलब स्वयं होता है और रस का मतलब होता है तरल भाग। रस का मतलब क्या होता है? रस का मतलब होता है तरल भाग। तो यहाँ पर क्या हो गया, कहने का मतलब औषधि का स्वयं प्राप्त किया गया प्राकृतिक रस क्या कहलाता है? स्वरस कहलाता है। औषधि का स्वयं प्राप्त किया गया प्राकृतिक रस क्या कहलाता है? स्वरस कहलाता है। स्वरस की परिभाषा, आयुर्वेद में ताजी औषधियों को कूट पीस कर दबाकर जो रस निकाला जाता है उसी को स्वरस कहा जाता है। जैसे तुलसी स्वरस माने तुलसी की पत्तियों को कूट करके, पीस करके, कपड़े से छान करके जो रस निकलता है उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम तुलसी स्वरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसी को हम तुलसी स्वरस बोलते हैं। और सबसे पावरफुल होता है ये, क्या कहते हैं, गिलोय। जैसे गिलोय है, अब गिलोय को ले आते हैं ताजी, उसको कूटते हैं और कूट करके रस निकालते हैं, उससे जो प्राप्त होता है वो गिलोय स्वरस होता है। क्या होता है? वो गिलोय स्वरस होता है। तो इस तरीके से जो है हमको क्या कहते हैं, प्राप्त होते हैं। स्वरस क्यों महत्वपूर्ण है? देखिएगा, पंचविध कषाय कल्पना में स्वरस को सबसे श्रेष्ठ और सबसे प्रभावशाली कल्पना माना जाता है। आप लोग इस बात को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसमें औषधि के सक्रिय तत्व सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये अपने मूल रूप को छोड़ता ही नहीं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना नहीं है। जैसे वो आपको प्राप्त हुआ था वैसे आप ले आए, आप उसको कूटे पीसे और कपड़ छान करके उसको निकाले और रोगी को दे दिए, तो उसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं और जैसे ही रोगी उसको पीता है तो बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। अब जैसे इसका आप अपने
अपने क्या कहते हैं सामाजिक जीवन में इसका उदाहरण देखिए कि जैसे किसी व्यक्ति को खांसी आ रही है और उसकी खांसी बंद नहीं हो रही है, आप क्या करिए, तुलसी की पत्तियों को लाइए, उसको खूब कूटिए और कूट करके उसका रस निकालिए, उसी स्वरस को उस व्यक्ति को सेवन करा दीजिए, तो आप देखेंगे कि उसका जो खांसी था वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। अब जैसे इसमें आप क्वाथ है, तो क्वाथ को आप देखोगे तो जैसे आप इसमें स्वरस क्वाथ है, तो क्वाथ को आप देखोगे ना, इसको क्या कहते हैं, 1/, जैसे 1 भाग औषधि, 1 और 16 भाग इसका जल होता है, इसमें डाल करके खूब उबाला जाता है, खूब उबाला जाता है मध्यम आंच पर। जब 1/4 भाग बचे, मतलब इसका जो है 1/4 भाग बचे, तब इसको छान करके और पिला दिया जाता है रोगी को उतार करके, ठीक है। तो इसको ये जो है ये थोड़ा सा मध्यम होता है, क्योंकि इसमें कुछ इंग्रेडिएंट को समाप्त हो जाने की भी चांसेज होते हैं। जैसे गिलोय क्वाथ है, आपका 10 मूल क्वाथ है, तो इसलिए ये पहला वाला उत्तर गलत है। प्रश्न में उबालने की बात नहीं है, रस निचोड़ने की बात है, इसलिए पहला जो उत्तर है ये आप लोगों का गलत है। अब दूसरा स्वरस, स्वरस में हमने आप लोगों को बताया कि कूट पीस करके रस निकालना, और रस निकालने की प्रक्रिया में जो भी काम करना पड़ता है, औषधि को लाना, साफ करना, कूटना, पीसना, गाड़ करके कपड़े से निकालना, तो इसी को स्वरस कहते हैं। इसलिए दूसरा वाला जो उत्तर आप लोगों का है ये सही है, इस पर सही का निशान लगाइएगा। कल्क को पीस करके गाढ़ा पेस्ट बना लिया जाता है, जैसे नीम का कल्क है, हल्दी का कल्क है। प्रश्न में जो है रस को निकालने की बात की गई है, चटनी बनाने की बात नहीं की गई है। फांट क्या है, फांट औषधि चूर्ण पर गर्म जल डाल करके उसको ढका जाता है और बाद में छान करके निकाला जाता है, जैसे धनिया का फांट हो गया, जीरा का फांट हो गया, इसलिए यह भी गलत उत्तर है, यह भी गलत है। और अगला जो है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये विकल्प भी सही है, इसलिए इस पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो पहला हमको उत्तर दिखाई पड़ता है, इसमें जो भी उत्तर हमको इसमें दिखाई पड़ता है वो यही दिखाई पड़ता है कि हमारा जो ऑप्शन ये आप लोग देख रहे हैं, क्या कहते हैं स्वरस, ये स्वरस हमारा सही है, ये हमारा सही उत्तर है और हम इसी पर टिक करेंगे। अब हम आते हैं चौथे प्रश्न पर। जब हम किसी सूखी जड़ी बूटी जैसे दालचीनी या सोंठ को सिलबट्टे पर थोड़े से पानी के साथ पीसकर एक गीला पेस्ट या चटनी जैसा रूप बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अभी हमने ऊपर भी आप लोगों को बताया था कि इसके बारे में जो है कुछ ऐसी औषधियाँ होती हैं जिनका हम डायरेक्ट रस नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि या तो वो सूखी हो जाती हैं या तो वो इतनी कड़ी होती हैं कि उनका निकालना, क्या कहते हैं, ऐसे उनका रस निकालना थोड़ा सा कठिन काम है। देखिए, जब स्वरस हम निकालते हैं तो स्वरस में हम क्या करते हैं, औषधि को ले आए, साफ किए, उसको धुले बढ़िया से और धुल करके खूब बढ़िया से उसको पीसे और गारने पर उसका रस निकल गया। उसको जब उसको निचोड़ा तो उसका रस निकल गया, तो उसको हम क्या बोल देते थे, उसको हम स्वरस बोल देते थे। तो आप इसको समझने का प्रयास करिएगा। जब हम किसी सूखी जड़ी बूटी जैसे दालचीनी या सोंठ को सिलबट्टे पर थोड़े से पानी के साथ पीसकर एक गीला पेस्ट या चटनी जैसा रूप बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? आप लोग इस पर ध्यान दीजिए। अब लगातार हम इस पर चर्चा कर रहे हैं और आप लोगों को बता भी रहे हैं, तो हमको लगता है कि कुछ भाई इसको समझ भी गए होंगे कि इसका उत्तर क्या है। तो आप लोग इसका कमेंट के माध्यम से उत्तर बताएं, अन्यथा हम बताने का प्रयास करते हैं। देखिए, उत्तर दीजिए। हाँ, देखिएगा, अब आप लोग शायद इस पर अपना उत्तर, अपना व्यूज बना लिए होंगे। तो इसमें जो आप लोगों को पहला ऑप्शन दिख रहा है ये चूर्ण दिख रहा है, दूसरा ऑप्शन आप लोगों को हिम दिख रहा है, तीसरा ऑप्शन आप लोगों को कल्क दिख रहा है, चौथा आप लोगों को अर्क दिख रहा है और पांचवा इसमें से कोई नहीं दिख रहा है। शायद ये आप लोगों के सामने दिख रहा है। अब आप इसमें से सही पर निशान लगाने की कोशिश करें और देखें। अभी चूंकि हमने डिस्क्रिप्शन में भी बताया आप लोगों को कुछ प्रश्नों के, जिसमें हमने इस पर चर्चा भी कई बार किया, तो आप लोग वहां से थोड़ा सा ध्यान लगाने की कोशिश करें। तो जब हम इसका उत्तर, चूर्ण तो कतई नहीं हो सकता है, हिम भी नहीं हो सकता है, अर्क भी नहीं हो सकता है, इसमें से कोई भी नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो इसमें जो एक ऑप्शन बचा सी वाला, ये सी आप लोगों का सही है। इसलिए सही है क्योंकि जब हम, ध्यान दीजिएगा, जब हम क्या कहते हैं, जिसका सीधा सीधा रस नहीं निकाल पाते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, जिसका हम सीधा नहीं निकाल पाते हैं रस, तो जब सीधा रस नहीं निकाल पाते हैं तब उसको पानी उसमें मिक्स करके उसको खूब बढ़िया से पीसते हैं और पीस करके उसका गाढ़ा पेस्ट बनाते हैं। तो जब गीला पेस्ट बनाएंगे, गाढ़ा पेस्ट बनाएंगे तो चटनी जैसा हो जाता है। तो इसी को हम
क्या कहते हैं, पंचविध कषाय के अंतर्गत इसी को हम कल्क कल्पना कहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम कल्क कल्पना बोलते हैं, क्योंकि एक चटनी जैसा जो प्राप्त होता है हमको, इसको कल्क कल्पना के रूप में जाना जाता है। अब कल्क क्या है? कल्क पिसा हुआ गाढ़ा पेस्ट होता है। जब किसी औषधि को पीसकर गाढ़ा, मतलब जब किसी औषधि को पीसकर गाढ़ा पेस्ट बनाया जाता है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम कल्क बोलते हैं। आयुर्वेद की परिभाषा में औषधि को पीसकर तैयार किया गया गाढ़ा पेस्ट कल्क कहलाता है। कल्क में औषधि का ठोस भाग मौजूद रहता है, जबकि स्वरस में केवल रस लिया जाता है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें उसका ठोस भाग मौजूद रहता है और क्या कहते हैं, उसको निकाला जाता है। अब जैसे उदाहरण के लिए आप इसको देखेंगे, जैसे आपका सोंठ कल्क हो गया। अब सोंठ कल्क का मतलब जब इसी अदरक को क्या कहते हैं, सुखा दिया जाता है तो उसको सोंठ कहा जाता है। अब सोंठ को आप कूट करके उसका रस नहीं निकाल सकते बच्चों, उसको पीसना पड़ेगा पानी डाल करके, और जब पीस करके उसको चटनी जैसा बना देंगे, गाढ़ा पेस्ट बना देंगे, तब उसमें उसके इंग्रेडिएंट वापस और लौट आएंगे। मतलब जिस काम में हमको उसका उपयोग करना है वो काम हम कर ले जाएंगे। थोड़ा पानी डालते हैं, सिलबट्टे पर खूब पीसते हैं, जो गाढ़ा पेस्ट बनता है वही सोंठ कल्क कहलाता है। जैसे हल्दी, सेम यही प्रोसेस हल्दी के लिए है। हल्दी को पीसकर पेस्ट बनाते हैं और घाव या सूजन पर लगाया जाता है, इसको हल्दी कल्क कहते हैं। नीम का कल्क जो होता है वो नीम की पत्तियों को पीस करके लेप बनाया जाता है और लगाया जाता है, इसको नीम कल्क कहते हैं। वास्तविक जीवन में इसका उदाहरण, जैसे घर में जब चोट लगती है आप लोगों को तो मम्मी लोग क्या करती हैं, हल्दी पीस कर लेप लगा देती हैं। अगर मान लीजिए कहीं कट गया है, चोट लग गया है तो नीम पीस कर लेप लगा दिया जाता है। वास्तव में एक कल्क का उपयोग कर रहे होते हैं। ठीक है, कल्क और स्वरस में अंतर आप जान लीजिए। दोनों में अंतर क्या होता है, कल्क जो होता है वो पेस्ट होता है, हमेशा जानिएगा। कल्क पेस्ट रूप में होता है, स्वरस रस रूप में होता है। कल्क में ठोस भाग रहता है, स्वरस में ठोस भाग बिल्कुल नहीं रहता है। बनाने की भी इसको पीसना पड़ता है और उसको कूट करके निचोड़ना पड़ता है। और जैसे इसके उदाहरण आप देख लीजिए, जैसे नीम कल्क, सोंठ कल्क, ठीक ना, हल्दी कल्क, और क्या कहते हैं रस में जैसे तुलसी रस, गिलोय रस, स्वरस, ये इन सबको नीम स्वरस, इसको हम बोलते हैं स्वरस के रूप में जानते हैं। तो इसलिए जो है इसमें जो विकल्प आप लोगों के सामने दिए गए थे, चूर्ण। अब चूर्ण, चूंकि आप इसमें देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, चूर्ण जो है, ये चूर्ण जो होता है, ध्यान दीजिएगा, इसको हम सूखी औषधि को कूट करके दरदरा बनाते हैं और उस दरदरे का जो दरदरा पदार्थ बनता है, मिलता है हमको, उसी को हम चूर्ण बोलते हैं। तो ये तो बिल्कुल नहीं है। दूसरा जो है आपका हिम है। हिम किसी ठंडे, मतलब इसमें दरदरे और चूर्ण को डाल करके ठंडे पानी में 10-12 घंटे रखना पड़ता है, उस और फिर बाद में मसल करके उस क्या कहते हैं ठंडे पानी से निकाल लिया जाता है, तो ठंडे पानी को छान लिया जाता है और फिर रोगी को दिया जाता है, उसको हिम बोलते हैं। कल्क में कूट करके चटनी बनाते हैं। तो जैसा अभी हमने बनाया ना, कूट करके चटनी पेस्ट को बनाना, इसी को कल्क कल्पना कहते हैं। और ऑप्शन आपका सी सही है। अर्क का मतलब क्या होता है, हमेशा आप लोग ध्यान दीजिएगा। अर्क का मतलब क्या होता है, अर्क का मतलब भाप, आसवन द्वारा प्राप्त द्रव जो होता है उसी को हम अर्क बोलते हैं। जैसे गुलाब अर्क, अजवाइन अर्क, ये सब चीज़ें जो हैं आप लोगों को औषधि, इसमें आप लोगों को आयुर्वेद में तमाम बार पढ़ने को मिलेंगे। तो ये जो है भाप या आसवन विध से प्राप्त होता है और इसमें कोई नहीं के विकल्प पर हम जाएंगे ही नहीं, क्योंकि हमको ऑप्शन सी जो है वो मिल जाता है, क्या कहते हैं, सही ऑप्शन मिल जाता है। हमको क्या मिल जाता है, सही ऑप्शन मिल जाता है, इसलिए हमें कल्क जो हमारा आंसर है ये सही होता है। अब अगला प्रश्न जो हमारे सामने आया हुआ है, हम लोग इसको जानने का प्रयास करेंगे। आम बोलचाल में जिसे हम काढ़ा कहते हैं, जिसमें जड़ी बूटियों को पानी में डालकर तब तक उबाला जाता है जब तक कि पानी का एक निश्चित हिस्सा, जैसे 1/4 ही बचे, उसे भैषज कल्पना में किस नाम से जाना जाता है। अभी हमने ऊपर आप लोगों से चर्चा किया, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो शायद आप लोगों को पता हो जाए। आम बोलचाल में जिसे हम काढ़ा कहते हैं, डिकॉक्शन, कोई ऐसा भाई जो बैठा हुआ है इस समय इस PDF को देख रहा है, कोई भाई ऐसा नहीं जिसके घर में काढ़ा ना बनता हो, सबको पता है काढ़ा, ठीक है। और उसमें
तमाम जो घर की माएँ उसमें डाल देती हैं इंग्रेडिएंट, आप उसमें देख लीजिएगा, अजवाइन डाल देंगी, हल्दी डाल देंगी, तुलसी डाल देंगी, क्या कहते हैं उसमें तमाम चीज़ें, दालचीनी डाल देंगी, उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल देंगी उसमें, और उसको खूब पकाएंगी और पका करके वो काढ़े के रूप में हमको देती हैं सर्दी के समय में। जब हमको सर्दी लग जाती, खांसी आ रही, नज़ला है, नाक बह रही है, तो ऐसी समय पर हमको देती हैं ताकि हमारा वो कवर हो जाए। तो ये दिया जाता है, तो इसको काढ़ा बोलते हैं। तो जिसमें जड़ी बूटियों को पानी में डाल तब तक उबाला जाता है जब तक कि पानी का एक निश्चित हिस्सा 1/4 ही बचे। उसे भैंसज कल्पना में किस नाम से जाना जाता है? पहला दिया है क्वाथ या श्रुत, चौथा है फांट, तीसरा है आसो, और चौथा है स्वरस, और पांचवा है इसमें से कोई नहीं। आप लोग इसमें कमेंट के माध्यम से ज़रा बताने की कृपा करें हमें, हम भी जानें आप लोगों ने क्या पढ़ा, क्या जानकारियाँ प्राप्त किया हुआ है इसमें से। चलिए हम आप लोगों को इसको विस्तार पूर्वक आप लोगों को पढ़ाते हैं, बताने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, हमारा जो पहला ऑप्शन है क्वाथ या श्रुत, यही हमारा सही उत्तर है। इसलिए सही उत्तर है क्योंकि अभी हमने आप लोगों को बताया कि जब हम क्या कहते हैं, 1 भाग औषधि, क्या है, 1 भाग औषधि और 16 भाग जल, 16 भाग जल इसको लेते हैं और इसको खूब उबालते हैं मध्यम आंच पर। किस पर? मध्यम आंच पर। मध्यम आंच का मतलब यहाँ पर ताप समझिएगा, ठीक है। मध्यम आंच पर इसको हम खूब जलाते हैं, खूब खौलाते हैं। तो जब खूब खौलाते हैं तो खौलाते खौलाते एक समय ऐसा आता है कि जैसे मान लीजिए 16 भाग जल का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए 1 लीटर पानी आपने लिया था, तो जब 1 पाव पानी बचे, कितना बचे? 1 पाव पानी जब बचे तो हमको उसको उतार के छान लेना है। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम क्वाथ बोलते हैं। तो अब जैसे यहाँ पर आप लोगों को उबालना या काढ़ा शब्द दिखाई पड़ रहा होगा, जैसे यहाँ पर देखिए, जड़ी बूटियों को डालकर तब तक उबाला जाता है। अब उबाला जाता है और काढ़ा, ये 2 चीज़ें आप लोगों को दिख रही हैं। तो उबालना और काढ़ा बनाना दोनों एक ही बातें हैं। तो तुरंत समझ जाइए कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है? क्वाथ कल्पना की बात हो रही है। अगर इस तरीके के शब्द आप लोगों को दिखाई पड़े तो तुरंत समझ जाइए कि यहाँ पर क्वाथ की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? क्वाथ की बात हो रही है। काढ़ा क्या होता है? घर में जब किसी को सर्दी जुकाम, खांसी, बुखार, इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो उस आदमी को तुलसी, अदरक, काली मिर्च आदि को पानी में उबालकर जो पेय बनाया जाता है उसी को हम आयुर्वेद की भाषा में काढ़ा कहते हैं, और आयुर्वेद की भाषा में इसी को क्वाथ कहा जाता है। तो क्वाथ क्या है? मतलब क्वाथ का मतलब उबाल कर तैयार की गई औषधि होती है। आयुर्वेदिक परिभाषा, जब औषधि को जल में डालकर उबाला जाता है तो जल को एक निश्चित मात्रा तक कम किया जाता है, तब जो द्रव प्राप्त होता है उसी को क्वाथ कहते हैं। इसकी बनाने की विधि, जैसे 10 ग्राम गिलोय ले लीजिए। कितना? 10 ग्राम गिलोय। अब 10 ग्राम गिलोय में मिलाइए 160 ml पानी। कितना? 160 ml पानी। और उबालते उबालते जब इसका 40 ml पानी बचे, मतलब 1/4 बचे, तब आप इसको उतार लीजिए और छान लीजिए, तो हो गया गिलोय क्वाथ। श्रुत क्या है? आयुर्वेद में क्वाथ का एक नाम श्रुत भी है। क्वाथ श्रुत बराबर काढ़ा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आप लोगों को जल्दी नहीं मिलेगा। क्वाथ और श्रुत ये बराबर होता है काढ़ा। मतलब क्वाथ कह लीजिए या श्रुत कह लीजिए, इसको बोलते हैं काढ़ा। मतलब तीनों का जो अर्थ है वो समान है। जैसे तुलसी का काढ़ा, अदरक का काढ़ा, काली मिर्च का काढ़ा, इन सबको पानी में उबालकर बनाया गया पेय होता है। आयुर्वेद में इसी को तुलसी क्वाथ कहते हैं। गिलोय काढ़ा, गिलोय को पानी में उबालकर पानी को कम करना, गिलोय क्वाथ कहलाता है। पंचविध कषाय कल्पना में स्वरस, कल्क, क्वाथ, हिम, फांट, ये 5 चीज़ें होती हैं। अर्थात जो है आपका जो पहला विकल्प है क्वाथ या श्रुत, ये आपका सही है, ठीक है। बाकी फांट जो है, फांट को भी हमने आप लोगों को बताया कि दरदरी औषधि को क्या कहते हैं, चूर्ण पर एक बार गर्म जल में डाल करके ढक करके रख दिया जाता, 30-35 मिनट में तैयार होता। आसव का मतलब यहाँ पर आप लोग देखिएगा, आसव का मतलब होता है क्या कहते हैं, उबालना। और फिर उसको जो आसव का मतलब क्या होता है? आसव का मतलब होता है किड़वन करना। ध्यान दीजिएगा, आसव का मतलब होता है किड़वन करना। किड़वन का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, जैसे सिरका बनाया जाता है, समझ गए होंगे। गन्ने के रस को क्या कर दिया जाता है? ऐसे बंद करके बोतल में, मटके में रख दिया जाता है। आफ्टर सम टाइम लेटर मेनी केमिकल रिएक्शंस हैपन इन दैट पॉट एंड चेंज द फॉर्मेट ऑफ दैट शुगर केन जूस इन सिरका।
बात समझे। तो उसको बोलते हैं, तो किण्वन द्वारा बनाई गई औषधि जो है वो जैसे द्राक्षासव है, कुमारी आसव है, इसको आसव के रूप में बनाते हैं। उसके बाद स्वरस को भी हमने आप लोगों को बताया ही, और इनमें से कोई नहीं। तो मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि हमारे जो ऑप्शन सारे हैं यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, इसमें जो हमारा पहला ऑप्शन है क्वाथ या श्रुत, ये सही है, बाकी के सारे ऑप्शन सही नहीं है, गलत हैं। तो इस प्रश्न के हिसाब से हमारा पहला ऑप्शन सही है, आप लोग पहले पर निशान लगाइएगा। अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 पर हम देखते हैं कि गर्मियों के दिनों में धनिया या सौंफ जैसी ठंडी तासीर वाली दवाओं को कूट कर रात भर ठंडे पानी में भिगो करके रखा जाता है और सुबह मथकर छान लिया जाता है। इस कोल्ड इन्फ्यूजन विधि को क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, मज़ेदार सवाल है। अभी हमने ऊपर भी इस पर कई बार चर्चा किया। गर्मियों के दिनों में धनिया या सौंफ जैसी ठंडी तासीर वाली दवाओं को कूट कर रात भर ठंडे पानी में भिगोकर रखा जाता है और सुबह मथ कर छान लिया जाता है। इस कोल्ड इन्फ्यूजन विधि को क्या कहते हैं? अब इसमें पहला ऑप्शन आप लोगों को फांट, दूसरा हिम या शीत कसाय, तीसरा अरिष्ट, चौथा औले और पांचवा इसमें से कोई नहीं। आप लोग इसको सही उत्तर कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करें बच्चों। हम देखते हैं आप लोगों ने क्या समझा। हाँ देखिएगा, अब शायद आप लोगों ने इसका जवाब दिया होगा, तो आप इसको देखिए। जैसे सबसे पहले प्रश्न को समझिए, क्या प्रश्न कह रहा? गर्मियों के दिनों में, मतलब समय कैसा है? गर्मी है। धनिया या सौंफ जैसी ठंडी तासीर, जब ठंडी तासीर की बात आ जाएगी तो तुरंत चले जाइएगा किस पर? हिम पर। कहाँ चले जाइएगा? तुरंत हिम पर चले जाइएगा। वाली दवाओं को कूट कर रात भर ठंडे पानी में भिगोना। ठंडे पानी को भिगोगे तो क्या हो जाएगा? और ठंडा हो जाएगा। तो इसका मतलब किसकी बात की जा रही है? हिम की बात। और सुबह मथ करके छान लिया जाना, इसको बोलते हैं कोल्ड इन्फ्यूज़न। क्या बोलते हैं? कोल्ड इन्फ्यूज़न, मतलब हिम बोला जाता है इसको। अर्थात गर्मियों के दिनों में मतलब जैसे इसमें आप इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को पकड़ने की कोशिश करिए। धनिया या सौंफ जैसी ठंडी चीज़ें सुबह मत कर छानना और कोल्ड इन्फ्यूज़न, तो ये जो है इसको कोल्ड इन्फ्यूज़न कहा जाता है। अर्थात इसको हिम कल्पना कहा जाता है। क्या बोला जाता है? हिम कल्पना। हिम या शीत कसाई लिखा हुआ है आपके ऑप्शन में, मतलब आपका जो ऑप्शन होगा ये 2 नंबर ऑप्शन आपका सही होना चाहिए, यही आपका सही है। बाकी के सारे ऑप्शन फांट भी गलत है, अरिष्ट भी गलत है और ये भी गलत है, इसमें से कोई नहीं। इसका आप लोगों को हम थोड़ा सा डिटेल समझाने की कोशिश करते हैं कि आयुर्वेद में औषधि को ठंडे पानी में भिगोकर उसका औषधीय जो अंश निकाला जाता है उसी को हिम कहते हैं। ये शीत कसाय भी कहा जाता है इसको, अर्थात औषधि को ठंडे जल में पर्याप्त समय तक भिगोकर बाद में छानकर प्राप्त द्रव का हिम या शीत कसाय कहते हैं इसको। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? हिम या शीत कसाय बोलते हैं। इसमें औषधि को मोटा कूटा जाता है और कूट करके इसे धनिया हो गया, सौंफ हो गया, खस हो गया, चंदन हो गया, और फिर उसको ठंडे पानी में रखा जाता है। लगभग 8 से 12 घंटे तक इसको क्या किया जाता है? इसको 8 से 12 घंटे तक भिगोया जाता है। 8 से 12 घंटा भिगो कर रखा जाता है। सुबह इसको क्या करते हैं? मथ करके, कैसे? मथ करके या मसल करके छान लिया जाता है और उसके बाद जो द्रव प्राप्त होता है उसी को हम हिम क्या बोलते हैं? हिम कसाय बोलते हैं। हिम कसाय बोलते हैं इसको। ठीक है, कोल्ड इन्फ्यूजन कहते हैं इसको। इसमें जल में औषधि का गुण उतर आता है, मतलब 8 से 12 घंटे रहने पर जो औषधि का गुण है उसी जल में मिल जाता है। यह प्रक्रिया ठंडे पानी से की जाती है। आयुर्वेद में इसे हिम कहते हैं। गर्मियों में हिम का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि गर्मी में जो होता है लोगों में पित्त बढ़ जाता है, जलन होने लगती है, अधिक प्यास लगती है, इसलिए जो है वहाँ पर व्यक्ति को हिम कल्पना जो है हिम कल्पना दिया जाता है। क्योंकि ये जो हिम कल्पना होती है ये शीतलता प्रदान करने वाली होती है, शरीर के दाह को शांत करती है, पित्त को शांत करती है, शरीर को ठंडक देने का काम करती है, ये आनंददायक होती है। अब जैसे मैंने वर्तमान जीवन में इसका उदाहरण देखें, जैसे धनिया हिम है, धनिया के बीजों को कूटते हैं, रात में पानी से भिगो देते हैं, सुबह छान करके पी लेते हैं, तो ये क्या करती है? पेशाब की जलन को दूर कर देती है, गर्मी समाप्त कर देती है, पित्त विकार को दूर कर देती है। हिम, अब जैसे सौंफ है, आपका सौंफ हिम है, सौंफ को भिगा करके रखते हैं, सुबह छानते हैं, तो ये अम्ल पित्त को शांत करती है, शरीर की गर्मी को शांत करती है, आंखों की जलन को शांत करती है। तो चाहे सौंफ हो गया बच्चों, चाहे क्या कहते हैं धनिया हो गया, इनके अपने अपने कार्य हैं, लेकिन शरीर में कहीं ना कहीं से शीतलता प्रदान करने का काम करते हैं, क्योंकि इसका नाम ही हिम है।
क्या है, इसका नाम हिम है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचविध कषाय कल्पना में हिम का स्थान जो है ये चौथे नंबर पर आता है। अगर हम जो पंचविध कषाय का कल्पना है ये चौथे नंबर पर आता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बाकी के इसमें सारे विकल्प जो हैं वो गलत हैं, क्योंकि अभी हमने ऊपर बताया आप लोगों को फांट गर्म पानी के साथ बनता है। अरिष्ट की बात ही नहीं है कोई, क्योंकि अरिष्ट बनाने की दूसरी प्रक्रिया है, ये किलवन द्वारा बनती है अरिष्ट। औले है आपका ये क्या कहते हैं, चटनी की तरीके से, मतलब इसको पकाते हैं तब ये बनता है, जैसे आपका क्या कहते हैं ये च्यवनप्राश हो गया। और इनमें से कोई नहीं पर कोई मतलब ही नहीं है, तो इसलिए जो है ऑप्शन आपका ए सही है। ऑप्शन बी आपका हिम या शीत कषाय जो है ऑप्शन बी आप लोगों का सही है। अब देखिएगा अगला प्रश्न है, जब हम उबलते हुए गर्म पानी में चाय की पत्ती या कोई अन्य जड़ी बूटी डालकर बर्तन को तुरंत ढक देते हैं और बिना उबाले थोड़ी देर में छान लेते हैं, जिसे हम ग्रीन टी बनाते हैं, तो इस विधि को क्या कहा जाता है? अब ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न समझने वाला प्रश्न है। अब इसमें पहला जो ऑप्शन आप लोगों के सामने है वो है क्वाथ, दूसरा है अर्क, तीसरा है फांट, चौथा है स्वरस और पांचवा इनमें से कोई नहीं। आप इसमें से बताइए, हम भी देखते हैं आप लोगों को। अब आप इसमें देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अभी हमने आप लोगों को ऊपर भी चर्चा किया हुआ था। जब हम उबलते हुए गर्म जल में चाय की पत्ती या कोई अन्य जड़ी बूटी डालकर बर्तन को तुरंत ढक देते हैं तो बिना उबाले थोड़ी देर बाद छान लेते हैं, जिस तरीके से ग्रीन टी बनता है, तो इस विधि को क्या कहा जाता है? आप इसमें देखिए, पहला क्वाथ, दूसरा अर्क, तीसरा फांट, चौथा स्वरस, पांचवा इनमें से कोई नहीं। स्वरस कैसे बनता है? स्वरस कूट करके ताजी पत्तियों का, ताजे पेड़ों का क्या निकाल लिया जाता है, जूस निकाल लिया जाता है गार करके। क्वाथ क्या करते हैं, खौलाते हैं उसको मध्यम आंच पर, जैसे डालते हैं पानी, औसत 1 भाग 16 भाग जल, और जब 1/4 भाग बचता है तो क्या होता है, उस जो द्रव प्राप्त होता है उसको क्वाथ बोलते हैं। अर्क का मतलब क्या होता है? अर्क का मतलब किसी पदार्थ को इतना खौलाइए कि वो भाप रूप में चेंज हो जाए, और फिर उस भाप को संघनित करके आप द्रव के रूप में लाकर चेंज करते हैं, तो उसको अर्क बोलते हैं। तो कौन सा बचा? एक यही बीच वाला आप लोगों का सी ऑप्शन बचा, जिसको आप फांट कहते हो। इसमें क्या करते हैं कि दरदरा कूटते हैं और कूट करके गर्म पानी में एक बार डालते हैं और 30-35 मिनट बाद इसको छान करके निकाल लेते हैं, यही आपका हो जाता है फांट, इसको बोलते हैं फांट। ठीक है, ये आयुर्वेद का सबसे लास्ट वाला है ये फांट आपका। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोगों का, आयुर्वेद में जब किसी सूखी जड़ी बूटी को कूटकर छान लिया जाता है और वह बिल्कुल बारीक सूखे पाउडर के रूप में आ जाती है, तो उसे कौन सी संज्ञा दी जाती है? ध्यान दीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आयुर्वेद में जब किसी सूखी जड़ी बूटी को कूटकर छान लिया जाता है और वह बिल्कुल बारीक सूखे पाउडर के रूप में आ जाती है, तो उसे कौन सी संज्ञा दी जाती है? ध्यान दीजिएगा, कल्क को कूटने पर कैसा बन जाता है? चटनी बन जाता है। कैसा बन जाता है? चटनी बन जाता है, पेस्ट बन जाता है, कल्क तो नहीं हो सकता। अब अगला दूसरा औले है। औले को क्या करते हैं, इसको डाल करके जड़ी बूटियों को पकाते हैं खूब, इसमें और चीज़ें मिलाई जाती हैं, इसमें मीठा भी मिलाया जाता है, और तब उसके बाद जो है ये एकदम चटनी की तरीके से बनता है, जिसे आपने च्यवनप्राश खाया होगा। जो च्यवनप्राश है वो औले का एकदम परफेक्ट उदाहरण है, तो औले भी नहीं हो सकता है। तीसरा आपका चूर्ण है। चूर्ण ये आपका सही है, चूर्ण आपका सही ऑप्शन है। इसलिए सही ऑप्शन है क्योंकि चूर्ण को कूटते हैं, खूब कूट करके कपड़े से छानते हैं, और जो बारीक पाउडर बचता है उसी को क्या बोलते हैं? उसी को चूर्ण की संज्ञा दी जाती है, उसी को चूर्ण की संज्ञा दी जाती है। और घनबटी जो आप लोगों का होता है ये टैबलेट के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? ये टैबलेट के फॉर्म में होता है, इसलिए ये तो बिल्कुल नहीं है, और इनमें से कोई नहीं पर जाने का कोई विचार ही नहीं है, क्योंकि ये चूर्ण इसमें सही यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि सूखी जड़ी बूटी को कूटकर छान लिया जाता है, और जो बारीक सूखा पाउडर बचता है उसको क्या बोलते हैं? उसको चूर्ण कहते हैं। अगला, च्यवनप्राश हम सभी खाते हैं, या भेषज कल्पना के किस मुख्य रूप के अंतर्गत आता है, जिसे जड़ी बूटी के काढ़े में चीनी, गुड़ या घी तेल मिलाकर गाढ़ा जैम जैसा बनाया जाता है, सेमी सॉलिड या जैम जैसा बनाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं? अभी देखिए, हमने आप लोगों को बताया, ऊपर भी हमने आप लोगों से चर्चा किया। च्यवनप्राश हम खाते हैं, सही सब खाते हैं, या भेषज कल्पना का मुख्य रूप से डोज फार्म के अंतर्गत आता है। हाँ, जिसे जड़ी बूटियों के काढ़े में चीनी, गुड़ या घी तेल मिलाकर गाढ़ा जैम जैसा बनाया जाता है, उसको क्या बनाते हैं? चूर्ण तो कतई नहीं होगा, संधान कल्पना भी नहीं, स्नेह कल्पना भी नहीं,
इनमें से कोई नहीं। ये है आपका अवलेह। अभी ऊपर हमने बताया कि च्यवनप्राश किसका परफेक्ट उदाहरण है, अवलेह या लेह कल्पना का, क्योंकि इसमें क्या होता है कि च्यवनप्राश में क्या होता है कि जो है जड़ी बूटियों का काढ़ा, चीनी और गुड़ मिलाया जाता है, घी और तेल मिलाया जाता है, गाढ़ा को सेमी जैम के रूप में लेके आया जाता है, इसी को अवलेह कल्पना कहते हैं। अब जैसे च्यवनप्राश है, इसमें आंवला, जैसे च्यवनप्राश में क्या होता है, जैसे आपका आंवला हो गया, और क्या हो गया, जैसे दसमूल हो गया, और क्या हो गया, पिपली हो गया, और क्या हो गया, दालचीनी हो गया, और क्या हो गया, आंवला हो गया, ठीक है, क्या हो गया, आंवला हो गया, और क्या हो गया, इलायची हो गया, और क्या हो गया, घी हो गया, और क्या हो गया, मधु हो गया, और बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट लिखेंगे, कई सैकड़ों की संख्या में आते हैं। इन सबको कूट करके एक साथ मिलाया जाता है और इससे जो पदार्थ प्राप्त होता है उसको अवलेह कहते हैं। संस्कृत में अवलेह, अवलेह किसको बोलते हैं, संस्कृत में अवलेह का मतलब जिसको चाट करके खाएं। आप देखिए, कभी भी आप चम्मच से निकालिए च्यवनप्राश को डिब्बे में से और बिना चाटे आप उसको खा लीजिए, तो चम्मच में कुछ लगा रह जाएगा, उसको चाट चाट कर खाया जाता है इसीलिए, ठीक है, क्योंकि वो छूटेगा ही नहीं। तो लेह का मतलब चाटना होता, लेहा माने जिसे चाटा जाए, इसलिए जिस औषधि को चाट कर सेवन किया जाता है उसे अवलेह या लेहा कहते हैं, ठीक है। जब औषधियों के क्वाथ काढ़े में चीनी, जब क्या कहते हैं, जब औषधियों के क्वाथ, जिसे क्वाथ बनाया जा रहा, काढ़ा बनाया जा रहा, उसमें चीनी क्या मिलाया जाए, चीनी, गुड़, मधु, घृत, तेल, इस तरीके की चीज़ें जब मिलाई जाती हैं और सबको मिला करके अर्धठोस रूप में तैयार किया जाता है तो इसी को अवलेह कहते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला है, जब किसी सूखी औषधि के बारीक चूर्ण में पानी, शहद या ग्वारपाठे, ग्वारपाठा माने एलोवेरा का रस मिलाकर छोटी छोटी गोलियां बना ली जाती हैं तो उसे आयुर्वेद में क्या कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब किसी सूखी औषधि के बारीक चूर्ण में पानी, शहद या ग्वारपाठे का रस मिलाकर छोटी छोटी गोलियां बना ली जाती हैं तो उसे क्या कहा जाता है, आयुर्वेद में क्या कहते हैं उसे। ध्यान दीजिएगा, देखिए आप लोग जवाब दीजिए, एक बार देखते हैं, कमेंट के माध्यम से लिखें। देखिए, पहला उत्तर हमारा है बटी या गुटिका, दूसरा है अर्क, तीसरा है कषाय, चौथा है सत्व और पांचवा है इनमें से कोई नहीं। आप लोग सही ऑप्शन पर टिक करें, जरा देखते हैं आप लोगों का। अब इसमें देखिएगा, चूंकि प्रश्न को समझिए, औषधि कैसी है, सूखी औषधि का बारीक चूर्ण, क्या है, सूखी औषधि का बारीक चूर्ण, फिर उसके बाद पानी, शहद या घृत कुमारी का रस मिलाना, फिर उसके बाद छोटी छोटी गोलियां बनाना, सिर्फ टैबलेट या पिल्स बोलते हैं। इन संकेतों को पढ़ते ही समझ जाना चाहिए कि बटी या गुटिका कल्पना की बात हो रही है। किसका, बटी या गुटिका कल्पना की बात हो रही है। अब बटी या गुटिका कल्पना, बटी का मतलब होता है, जैसे बटी का मतलब होता है गोली, क्या होता है, गोली, ठीक है, और गुटिका का मतलब होता है छोटी गोली, क्या होता है, छोटी गोली। आधुनिक चिकित्सा की टैबलेट के समान आयुर्वेद में बटी या गुटिका का प्रयोग होता है, मतलब औषधि चूर्ण को किसी द्रव, जल, मधु, स्वरस आदि के साथ मिलाकर छोटी गोलियों के रूप में तैयार की गई औषधि को बटी या गुटिका कहते हैं। बटी बनाने की प्रक्रिया, इसमें औषधियों का चूर्ण तैयार करते हैं, जैसे त्रिफला, सोठ और पिप्पली चूर्ण। दूसरे, इसमें कोई बंधक द्रव्य मिलाया जाता है जिससे गोली बनाई जा सकती है, जैसे पानी, शहद, अदरक रस, ग्वारपाठा। अच्छी तरह इसको मिक्स किया जाता है, खूब रगड़ रगड़ करके मिलाया जाता है, छोटी छोटी गोलियां बनाया जाता है, छाया में सुखाया जाता है, इसी को बटी या गुटिका कहते हैं। वास्तविक जीवन में इसका उदाहरण जैसे त्रिफला बटी हो गया, इसकी गोली बनाई जाती है, संजीवनी बटी हो गया, ये भी आयुर्वेद की प्रसिद्ध गोली, लवंगादि बटी हो गया, गले की खांसी में उपयोग होता है, चंद्रप्रभा बटी है, मूत्र एवं मूत्रा से संबंधी रोगों में। आधुनिक टैबलेट और आयुर्वेदिक बटी में समानता, अब जैसे क्या कहते हैं, आप इसकी समानता को जब देखोगे तो आप जैसे आयुर्वेद में इसको बटी बोलते हैं और मॉडर्न साइंस में उसी को टैबलेट बोल देते हैं। आयुर्वेद में इसी को गुटिका कहते हैं और क्या कहते हैं, इसमें पिल्स बोलते हैं, और आयुर्वेद में इसको गुटिका सदृश रूप बोलते हैं और आधुनिक चिकित्सा में कैप्सूल बोलते हैं। इसलिए बटी को आयुर्वेद की टैबलेट भी कहा जाता है। इसलिए जो आप लोगों का पहला विकल्प है वो सही है, बाकी सारे विकल्प आपके गलत हैं। इसलिए आपको प्रश्न में ये बताया गया है, ये आपका सही उत्तर है। इसके बाद अगले पर आते हैं, रुक दे एक बार पुनः
आप लोगों को यूपी SSSC आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की इस वैकेंसी में जो आप लोगों के सामने चल रही है, आप लोग इसमें वीडियो क्लासेस के माध्यम से 10,000 MCQs PDF के माध्यम से, क्लास PDF के माध्यम से, डेली MCQs के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना है तो आप जो है हमारे नंबर 9026 92 7315 पर आप कॉल कर सकते हैं। यहाँ से सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। रुपया 999 जमा करके आप हमारा पेड क्लास ले सकते हैं और क्या कहते हैं, अत्यधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको ये समस्त चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। आज का क्लास बस इतना सा। जय हिंद।